नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी जो कल आप सभी का बोर्ड एग्जाम है उसके 3 मार्क्स वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों की आने की संभावना भी बहुत ही ज्यादा है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न यानी कि जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक उसके इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर लिए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते हैं बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी से आपका क्या तात्पर्य है या भारत में कहां पाई जाती है? तो इसके उत्तर को देखिए बच्चों, जलोढ़ मृदा देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर उत्तरी मैदान और नदी घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ यहाँ पे ढ होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ध्यान दीजिएगा। जलोढ़ मृदा का गठन यानी कि ये बनता कैसे है? बलुई, दामुट एवं चिकनी मिट्टी से हुआ है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक तथा फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यहाँ पे फिर से द लिखा गया है, ध होगा, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा का रंग हल्के भूरे एवं रात धूसर होता है। उसके बाद देखिए बच्चों, गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर एवं बांगर मृदा का विकास हुआ है। एक खादर और बांगर क्या है? ये जलोढ़ मृदा का प्रकार है। खादर आप किसको कहते हैं? नई मृदा को क्या कहते हैं? नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। आगे आपका प्रश्न भी है बच्चों कि खादर एवं बांगर में स्पष्ट अंतर स्पष्ट करें। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स आएगा, इस वजह से मैंने ये प्रश्न आप यहाँ पे लिया हुआ है कि खादर एवं बांगर में अंतर स्पष्ट करें। वैसे तो सारा आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न जो फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपका हिमालय से निकलने वाली नदियों की 3 विशेषताएं लिखें। तो देखिए बच्चों, हिमालय से निकलने वाली नदियां बर्फ और ग्लेशियर यानी कि हिमानी या हिमनद से पिघलने से बनी है। इन नदियों की विशेषताएं निम्न प्रकार से, मतलब हिमालय से जो नदियां निकलती है बच्चों, वहां पे पानी कैसे आता है? वहां के बर्फ पिघलने से आता है और इसी से वह बना हुआ है। देखिए इसकी विशेषता है, पहला विशेषता जो है बच्चों कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में पूरे वर्ष के दौरान निरंतर जल प्रवाह बनी रहती। क्यों बनी रहती? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो कुछ नदियां हैं, दक्षिण भारत की कुछ नदियां हैं बच्चों, जहां पे क्या होता है, ये मानसूनी नदियां हैं, मतलब मानसून के समय ही इसमें जल प्रवाह होता है, बाकी बस इसमें 12 माह जल प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जो हिमालय से जो नदियां निकलती है उसमें 12 माह जल का प्रवाह होता है, उसमें जल रहता है बच्चों। क्यों रहता है? क्योंकि वहां पे बर्फ तो गल के मतलब आते रहते हैं, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी जो इसकी विशेषता है कि हिमालय की नदियां के बेसिन बहुत ही बड़े हैं एवं उनके जल संग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता हुआ। और तीसरी जो विशेषता है बच्चों कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व की सबसे बड़े डेल्टा है, मतलब ये डेल्टा का निर्माण करती है। जो हिमालय की नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है और जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है बच्चों वह विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा का नाम आप लोगों ने सुना होगा क्या? चलिए अगला इसमें जो पॉइंट है कि हिमालय नदियां अधिक लंबी होती है। जो हिमालय नदियां हैं बच्चों वो अधिक लंबी होती है और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, आप लोग ये देखिएगा आगे क्वेश्चन भी आपका कि प्रायद्वीपीय नदियां और हिमालय नदियां में अंतर स्पष्ट करें, और ये क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हिमालय नदियां जो होती है बहुत ही अधिक लंबी होती है और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है वो क्या होती है? ज्यादा लंबी नहीं होती, इसकी तुलना में कम लंबी होती है। क्लियर है बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो देखिए बच्चों कि पहले आप लोग जानिए कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए बच्चों, सबसे पहले आपका है गुजरात, ठीक है। ये मैप के अनुसार बता रहा हूं, देखिए ये मैं मान के मैप मैं बना देता हूं। देखिए तो देखिए बच्चों, थोड़ा मैप अच्छा से नहीं बनाया तो उस पर ध्यान मत दीजिए। देखिए इस प्रकार से आपका कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे कौन सा कलर लिया गया है? देखिए, हाँ चलिए कलर एक बार हाँ ले लिए हम लोग। देखिए हाँ चलिए इस प्रकार से आपकी जो होती है बच्चों, यहाँ से आपकी क्या होती है? कर्क रेखा ये गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका गुजरात, तो सबसे पहले आपका गुजरात में आता है, फिर राजस्थान में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से, ठीक है। तो ये इन राज्यों से होकर के गुजरती है। मैंने आपको सबसे पहले क्रमबद्ध आपको बताया, ठीक है। तो आप लोग एक ट्रिक आता है, इसे आप लोग आज रख सकते हैं। अगर क्रमबद्ध लिखने बोलेगा तो क्रमबद्ध लिखिएगा। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्य से होकर के, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं कि मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, गमछा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं गमछा झाड़, ठीक है। तो देखिए मी से हो गया मिजोरम, त से त्रिपुरा, ग से हो गया गुजरात, और छ से हो गया आपका छत्तीसगढ़, और झ से हो गया क्या झारखंड, ठीक है। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक, क्लियर है बच्चों। आप लोग यहां से म से आपका क्या हो गया मध्य प्रदेश, क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप लोग इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों चौथा जो प्रश्न है आपका कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। देखिए बच्चों यहाँ पे अभी मानसून आया है, अभी यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं गर्मी के मौसम में क्या हो रही है वर्षा हो रही है। लेकिन जो तमिलनाडु में वर्षा होती है वो कब होती है, वो जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, आपका अक्टूबर नवंबर में वहां पे वर्षा होती है। तो इसका क्या कारण है बच्चों, वहां पे जो लौटती हुई मानसून आती है, यहाँ पे आपकी अभी मानसून इधर से उठ करके जा रही है। सबसे पहले मानसून कहां पे आता है, आपका केरल में आता है, ठीक है। तो अभी मानसून क्या हो रही है, उड़ती हुई मानसून यहाँ पे जा रही है, स्टार्टिंग मानसून है, इस वजह से इधर आपका गर्मी के मौसम में एक तरह से कर सकते हैं वर्षा होती है। लेकिन वहां पे जो वर्षा होती है वो लौटती हुई मानसून के कारण होती है, इस वजह से वहां पे जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। नवंबर दिसंबर या तो अक्टूबर नवंबर में वहां पे वर्षा होती है बच्चों। वही यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में अधिक वर्षा होती है क्योंकि सर्दियों में के समय देश के उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश का अधिकांश क्षेत्रों में शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त करता है क्योंकि वहां पर ये पवनें समुद्र स्थल की ओर बहती है। यही कारण क्या है, वहां पे शीत ऋतु में वर्षा होती है बच्चों, क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आप लोग समझिएगा इस क्वेश्चन को कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए बच्चों ये देखिए हिंद महासागर से क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे व्यापार कर सकते हैं, देश के दुनिया के कोने कोने में हम पहुंच सकते हैं। जैसे अमेरिका पहुंच सकते हैं बच्चों, ठीक है, अफ्रीका पहुंच सकते हैं, आपका इधर दक्षिण पूर्वी एशिया पहुंच सकते हैं, दक्षिण एशिया पहुंच सकते हैं, पूर्वी एशिया पहुंच सकते हैं। इस वजह से जो ये केंद्रीय स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पर ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही यहां पे लिखा गया है बच्चों, देखिए हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति का प्राचीन काल से ही लाभ प्राप्त होता है। इस कारण यहाँ पे कारण होगा, ठीक है, भारत के जलमार्ग के द्वारा, जलमार्ग, ठीक है, यहाँ पे क्या है जलमार्ग के द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए यह स्थिति भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर है बच्चों, ये क्यों महत्वपूर्ण है, व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके थ्रू हम लोग कहां पे पहुंच सकते हैं, दक्षिण एशिया पहुंच सकते हैं, पूर्वी एशिया पहुंच सकते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया पहुंच सकते हैं, अफ्रीका पहुंच सकते हैं और हम लोग अमेरिका भी पहुंच सकते हैं। क्लियर है, तो ये व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हिंद महासागर का जो शीर्ष स्थिति है बच्चों वो भारत की केंद्रीय स्थिति बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है, जबकि आपका जो पूर्वी और उत्तर तटीय मैदान है बच्चों, पूर्वी तटीय मैदान है, वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है, जिसे गंगा नदी आपका डेल्टा का निर्माण करता है, अभी पहले कुछ देर हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी आपका डेल्टा का निर्माण करता है। तो ये डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करता है, यहाँ की नदियां पश्चिमी तटीय में डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं होता है। देखिए बच्चों क्यों नहीं होता है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, ठीक है, एक इसका जो ढलवा है बच्चों ये पूरा ढलान है। ढलान मतलब समझ रहे हो ना, साइकिल चलाते पेडल नहीं मारना पड़ता है, तो उसी ढलान समझ रहे हो। तो यहाँ पे नदियां क्या करी, नदियों का जो जल का वेग है बच्चों, वो वेग मतलब क्या समझ रहे हो, स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाता है, ढलान है इस वजह से स्पीड काफी ज्यादा हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। और यहाँ पे डेल्टा का निर्माण क्यों होता है आपका पूर्वी तटीय मैदान में, ठीक है, इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ पे जो है ये भूमि की ढलवा वो बहुत ही कम है। क्या है, भूमि की ढलवा बहुत ही कम है, इस वजह से क्या है जल का वेग क्या होती है बहुत ही कम है। इस वजह से मिट्टी को बहा करके वो समुद्र में नहीं ले जा पाती है, और ये क्या करती है मिट्टी को बहा करके क्या करती है समुद्र में डायरेक्ट ले जाती है। इस वजह से यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, और पूर्वी मैदान में डेल्टा का निर्माण होता है बच्चों। क्लियर है। डेल्टा किसे कहते हैं समझ रहे हो ना, जिसे मान के चलते एक क्या है एक समुद्र है, ठीक है, एक क्या है एक समुद्र है, मान के चलते इस समुद्र मैंने बना दिया। तो कोई भी समुद्र क्या होता है नदी में एक अंतिम पड़ाव में मिलता ही मिलता है, नदी में मिलता है ना, मतलब एक कुछ सहायक नदियां क्या होती है बड़ी नदियों में मिलता है, फिर नदी क्या होती है बड़ी नदियां समुद्र में जाकर के मिलता है। तो समुद्र में मिलने से पहले क्या होती है पूर्वी तटीय मैदान यहाँ पे ढलान कम है, तो क्या होती है जल स्लो हो जाती है, और क्या करती है नदियां जैसे अभी बालू बहा करके लाता है ना, उसी प्रकार की कुछ मिट्टी बहा करके ले जाता है, बालू बहा करके ले जाता है, तो वो क्या करती है जल की ढलान कम होने के कारण समुद्र से पहले क्या
करती है, वहां पे बना देती है, इस तरह ले जाकर के जमा कर देती है, और यहाँ पे जल क्या होता है 3-4 जगह से कट करके निकलने जाता है। तो ये जो मिट्टी जमा किया, इसी को बना, मिट्टी जमा करने से जो बना स्थान, भूमि बना, उसी को क्या कहते हैं बच्चों, डेल्टा कहते हैं। क्लियर है? तो वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियां की ढाल अधिक तीव्र होती है। इसके कारण ये नदियां अपने मुहाने पर अनेक भागों में ना बह करके एक भाग में बहती है, अर्थात ये नदियां डेल्टा ना बना करके ज्वार नद मुख बना का निर्माण करती है, जबकि डेल्टा के निर्माण के लिए मुहाने के पास नदी का वेग अत्यंत मंद, मंद मतलब कम, ठीक है, अत्यंत मंद चाहिए। यही कारण है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के 3 उपाय बताएं। मतलब मिट्टी संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं उसको आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, मृदा संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। ये क्वेश्चन आप 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, इसको क्या समझाएंगे, क्या इसके समझने वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए उपाय क्या, यहाँ पे मैं पढ़ देता हूं, सिर्फ आप लोग सुनिए, ध्यान से याद हो जाएगा कि 15 से 25 प्रतिशत भूमि का उपयोग कृषि कार्यों में नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसी ढाल युक्त जमीन पर कृषि कार्य करना आवश्यक है तो इसके लिए सीढ़ीदार यानी कि सीढ़ी नुमा खेती का निर्मित कर कृषि का कार्य करना चाहिए। ठीक है, कालपर्णता वाली भूमि मतलब ढलवा भूमि जो 15 से 20% ढलवा है बच्चों, उस भूमि पर हमें कृषि नहीं करना चाहिए। अगर कृषि करना आवश्यक है, ठीक है, अगर वहां पे क्या होगी, कृषि नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, ठीक है। इस तरह अगर ज्यादा जरूरी है कृषि करना तो आप लोग क्या कैसे कृषि कर सकते हैं, सीढ़ी नुमा कृषि कर सकते हैं, जिससे क्या होगी वहां पे मृदा अपरदन रुक जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा इसका जो कारण है बच्चों, ये मतलब उपाय है, वो है भारत के विभिन्न भागों में अत्यधिक पशु चारा स्थानांतरित कृषि अपनाए जाने के कारण प्रभावित क्षेत्र में भूमि अपरदन यानी कि मृदा अपरदन बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों को भूमि अपरदन के दृष्टि परिणामों के बारे में जानकारी प्रदान कर पशु चारता तथा स्थानीयतर कृषि पर नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा ये उपाय हो गया। तीसरा जो उपाय है बच्चों की समोच्च रेखाओं के अनुसार खेत की मेद बंडी समुच रेखीय सीढ़ीदार खेती का निर्माण करना चाहिए, मतलब एरी का निर्माण करना चाहिए। नियंत्रण चराई एवं नियंत्रण वानिकी आवरण, नियंत्रण चराई मतलब ज्यादा घास भैंस नहीं चराना, नहीं तो घास कुछ लेगा तो उससे भी क्या होता है, मतलब क्या होता है जड़ से कबाड़ देता है घास को, उससे भी क्या होता है वहां पे जड़ मिट्टी बंद के नहीं रहता और क्या होता है मृदा अपरदन होता है। इस पर भी ध्यान देना है। फसलों की कृषि होनी चाहिए, मिश्रित कृषि तथा फसलों का हेर फेर का जैसे उपाय भी भूमि अपरदन को कम करके मृदा संरक्षण में सहायक हो सकता है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए नदियों की 5 विशेषताओं को लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है VBI। तो नदियों की क्या 5 विशेषताएं हैं, देखिए पहला जो विशेषता है कि सिंचाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, तो वही यहाँ पे लिखा गया है, सिंचाई का मतलब पानी पटा सकते हैं यार। देखिए भारतीय नदियों के जल का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। भारतीय नदियों में प्रतिवर्ष कितना है भैया, 1,67,753 करोड़ घन मीटर जल प्रवाहित होता है। ठीक है, 1,67,000 है, ठीक है, हम सोचे 16,000 है क्या, 1,67,000 है, ठीक है, 1,67,000 करोड़ घन मीटर जल प्रवाहित होता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है कह सकते हैं, इसका जो विशेषता है बच्चों वो है कि जल शक्ति देखिए विशाल नदियों में जल शक्ति की बड़ी संभावनाएं होती है बच्चों। ठीक है, ये इसकी महत्व हो गया, विशेषता हो गया। तीसरा जो विशेषता है कि जो देखिए जल मार्ग, देश में लगभग 10,600 किलोमीटर लंबे नावी जल मार्ग है। नावी जल मार्ग मतलब जिस तरह से रोड है ना, उसी तरह से नदी के बड़ा जैसे गंगा नदी हो गया आपका, साहेबगंज वाले जो होंगे वो देखते होंगे वहां पे बड़ा बोट आता है क्या, तो गंगा नदी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग पहुंच सकते हैं क्या, ये हो गया। उसके बाद देखिए चौथा जो महत्व है इसका कि मीठे जल का स्रोत है। हमारे जीवन में मीठे जल का अधिकांश आवश्यकता नदियों से ही पूर्ण होता है। पांचवा जो इसकी महत्व है बच्चों की जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। नदियों से क्या कर सकते हैं हम लोग, जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका उपयोग किससे कर सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में, और किस में कर सकते हैं हम लोग, और भी घरेलू एथी में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है कि बांगर एवं खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों बांगर किसे कहते हैं बच्चों, पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, और खादर किसे कहते हैं, नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। क्लियर है? तो वही यहाँ पे देखिए लिखा गया है आपका, एक तरफ आपका बांगर है, एक तरफ आपका खादर है। तो देखिए बच्चों पहला है आपका कि बांगर प्रदेश, ये बांगर प्रदेश बाढ़ के तल से ऊंचा होता है, जबकि खादर प्रदेश प्रतिवर्ष बाढ़ें आती है। खादर प्रदेश में क्या होती है, प्रतिवर्ष बाढ़ें आती है, मतलब नए यहाँ पे जलोढ़ मृदा आती रहती है, और बांगर में नए जलोढ़ मृदा नहीं आती है। ठीक है, ये पुराने जो पहले से ही रहता है, पहले से मिट्टी रहता है, उसी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। मतलब ऊंचा होने के कारण यहाँ पे मिट्टी नहीं पहुंचता है, और मिट्टी नहीं पहुंचेगा मतलब वही बांगरे रह गया, पुराने रह गया, नया नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए पंजाब में इसे छाया कहते हैं, जबकि पंजाब में इस मैदान को क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। खादर को बेट कहते हैं, और ये बांगर को क्या कहते हैं, छाया कहते हैं पंजाब में।
उसके बाद तीसरी जो इसकी अंतर है बच्चों कि इसमें चूना युक्त संसाधनों का अधिकता होती है, जबकि इसमें चीका मिट्टी का प्रधानता होती है। उसके बाद इसमें जो आपका है बच्चों की बांगर में कि यह पुरानी जलोढ़ मृदा से बना उच्च प्रदेश है, जबकि यह नवीन जलोढ़ मृदा से बना निम्न प्रदेश है। मतलब ये कम तल वाला कम ऊंचा प्रदेश है और ये आपका अधिक ऊंचा प्रदेश है पुराना जलोढ़ मृदा। उसके बाद देखिए यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, मतलब उपयुक्त है लेकिन कम उपयुक्त है, ठीक है। और यह गहन कृषि के लिए यहाँ पे गहन कृषि की जाती है। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो देखिए बच्चों बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी पर की सतह पर कुल कितना जल है, 71% क्या है, जल है। तो जल की उपस्थिति होने के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त सौर मंडल के किसी भी ग्रह पर जल की उपस्थिति नहीं है, इस ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा पॉइंट लिख गया। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि 71% जल होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। कि मंगल लाल क्यों दिखता है, तो वहां पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, यानी कि जो लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण वह लाल दिखता है, और पृथ्वी में आपका जल की अधिक होने के कारण यह नीला दिखता है, ठीक है। तो लाल मंगल ग्रह लाल क्यों दिखता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा वहां पे मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण वह क्या दिखता है, लाल दिखता है। उसके बाद देखिए बच्चों अगला जो क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक से आप क्या समझते हैं। देखिए बच्चों पारिस्थितिक का अंग्रेजी इकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के आइकोस और लॉजी से शब्द से मिलकर बना है, जिसमें आइकोस का अर्थ होता है घर और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। इस प्रकार इकोलॉजी शाब्दिक अर्थ पृथ्वी पर उपस्थित मनुष्य, पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीवाणु के घर में के रूप में अध्ययन से है। ये सभी एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए एक साथ रहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों जर्मन प्राणी शास्त्री अर्नेस्ट हैकल ने आइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम 1869 में किया था, इसलिए इन्हें पारिस्थितिक का विद्वान कहा जाता है, यानी कि पितामह कहा जाता है। जीवधारियों यानी कि जैविक और एवं भौतिक पर्यावरण यानी कि अजैविक घटकों पर परस्पर अंतर संबंधन के अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिक के अंतर्गत जीवधारियों को आपसी अंतर संबंधन एवं भौतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए जल चक्र क्या कहते हैं, जल बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया हुआ था बच्चों मॉडल पेपर में अच्छा से कि देखिए बच्चों कि यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ कि क्या है, जो आपका देखिए सूर्य की रोशनी किसमें पड़ता है, समुद्र में, और समुद्र का जल क्या होता है, वो वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। देखिए वाष्प के ऊपर उठता है तो यही और बादल बनता है। बादल क्या होता है, यही जाकर के ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर के क्या करता है, वर्षा कराता है। फिर वही वर्षा क्या होता है, यहाँ नीचे गिरती है और नीचे गिरने के बाद क्या होती है, मतलब नदी में जाकर के मिल जाती है, नदी में वही, और फिर उसके बाद क्या होता है, वह नदी का जल क्या होता है, समुद्र में जाकर के मिल जाता है। सारे नदी तो समुद्र में मिलता है, तो फिर से ये जो चक्र चल रहा है फिर से क्या होगा, समुद्र में मिल गया, फिर समुद्र का जल वाष्प होगा, फिर वाष्प होकर ऊपर जाएगा, वाष्प होकर फिर बादल बनेगा, बादल से फिर वह ठंडा होकर नीचे गिरेगा, ठीक है। तो यही जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए इसको थोड़ा, हाँ देखिए तो वही यहाँ पे लिखा गया है आपका। देखिए कि जल चक्र ठोस द्रव गैस अवस्था में सभी जीव वायुमंडल एवं स्थल मंडल में जल चक्र बनाए रखते हैं, इसे जलीय चक्र कहते हैं। अर्थात जलीय चक्र की प्रक्रिया में जल मंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहां वातावरण एवं पृथ्वी की सतह का सारा जल मौजूद होता है, इसलिए जल मंडल में जल की गति ही जल चक्र कहलाती है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए उपमहाद्वीप किसे कहते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देशों का नाम लिखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। देखिए बच्चों उपमहाद्वीप एक विशाल स्वतंत्र भौगोलिक इकाई होता है जो मुख्य महाद्वीप से बिल्कुल अलग होता है। इसकी विशालता के कारण इसे सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्वरूपों में भिन्नताएं पाई जाती है। इस भूभाग की सीमाएं विभिन्न स्थल कृतियों द्वारा बनाई जाती है जो इसे सीमावर्ती प्रदेशों से पृथक करते हैं। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में आपका ये पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत शामिल है बच्चों। अगर भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो ये इससे पड़ोसी देश है भारत के, ठीक है। जैसे आपका चीन को छोड़ करके देखिए, मान के यहाँ पे कहने का मतलब ये है बच्चों, ये जो उपमहाद्वीप का मतलब क्या होगा, कोई भी महाद्वीप से टूट करके अलग हुआ भूमिखंड को क्या कहेंगे, उपमहाद्वीप कहेंगे। भारत आपका पहले एशिया का नहीं था बच्चों, ये आपका दूसरा था, ठीक है। देखिए पहले तो आपका क्या था, एक गोंडवाना लैंड था, वही टूट करके आपका सारा महाद्वीप बना है, ठीक है। तो भारत भी आपका दूसरे महाद्वीप का था, अफ्रीका महाद्वीप का था, ठीक है, या तो उत्तरी अमेरिका था, उतना अभी क्लियर नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आप समझिए उतना आपको लिखना नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए बच्चों
थोड़ा कंफ्यूजन है कि वह अमेरिका महाद्वीप का था, देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का था कि अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, मेरे ख्याल से अफ्रीका महाद्वीप का ही था, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप का था, तो भारत आपका अफ्रीका महाद्वीप से क्या हुआ, टूट करके क्या हुआ, अलग हो गया, क्या हुआ, अलग हो गया। और ये क्या हुआ, इधर से चलते चलते मतलब आया और यहाँ पे एशिया में आकर के टकरा गया, एशिया जो महाद्वीप है आपका उसमें आकर के क्या हुआ, टकरा गया। वही टकराने से क्या हुआ बच्चों, आपका हिमालय का निर्माण हुआ, ठीक है। तो हिमालय के इधर जो देश है, हिमालय के इधर जो देश है आपका पाकिस्तान है बच्चों, ठीक है। हिमालय यहाँ पे है, इस तरह से मैप बना देंगे, ठीक है, मैप बना दिए, ठीक है। जैसे भी बनाए मैं फिर से बना देता हूँ। तो देखिए बच्चों, जैसे भी बना, यहाँ पे जो आपका हिमालय है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ इधर का जो भाग है यही आपका क्या है, उपमहाद्वीप है, ठीक है। ये पहले दूसरा महाद्वीप का भाग था, तो ये टकराने से क्या बना, आपका हिमालय का निर्माण हुआ। तो उपमहाद्वीप में आपका कौन कौन सा देश शामिल है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आपका शामिल बच्चों। देखिए उसके बाद 14वां प्रश्न है कि भारतीय मानसून की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए बच्चों, पहला जो विशेषता है इसका भारतीय मानसून का कि ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, मौसमी वर्षा कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखिए दूसरा जो इसका विशेषता है कि मानसूनी वर्षा उच्चवाच या भू आकृति के द्वारा निर्धारित होती है। तो ये किससे निर्धारित होती है, मानसूनी वर्षा आपका उच्चवाच या भू आकृति के द्वारा निर्धारित होती है। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है बच्चों कि समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसूनी वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मतलब यहाँ पे देखिए केरल में आपका ज्यादा वर्षा होता है, फिर इधर इधर जैसे आता है तो मानसूनी वर्षा क्या होती है, मतलब कम वर्षा होती जाती है एक साथ, मतलब पूरा 20 किलो उठा तो 20 किलो पहले जहाँ पे यहाँ पे जो तुरंत नजदीक में रहेगा उसको ज्यादा बांटेगा, फिर उसके बाद कम गिरते गिरते कम होते चला जाता है, ठीक है। तो केरल में आपका अधिक वर्षा होगा बच्चों, फिर मतलब भारत में सबसे अधिक वर्षा आपका मासिनराम में होता है, लेकिन यहाँ पे मैं मानसूनी वर्षा का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मानसूनी वर्षा जो आपका होता है ये समुद्र से बढ़ती हुई दूरी के कारण क्या होती है, मात्रा घटती आती है और सबसे अधिक वर्षा होता है केरल में, फिर आपका क्या होगा, महाराष्ट्र में होगा, फिर इसी तरह से क्या होती है जो समुद्र से दूर जाते जाता है और ये वर्षा की मात्रा घटती जाती है। उसके बाद जो चौथी विशेषता है कि मानसूनी वर्षा की मात्रा स्थानिक वितरण में असमान पाया जाता है, हर जगह अलग अलग पाया जाता है। उसके बाद जो पांचवा विशेषता है बच्चों कि मानसूनी वर्षा ग्रीष्म काल में होती है, यानी कि अभी आप देख सकते हैं गर्मी में हो रहा है मानसूनी वर्षा। उसके बाद जो पांचवा विशेषता है बच्चों कि मानसूनी वर्षा भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कृषि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है तो कैसे, अभी वर्षा मानसून आता है तभी हम लोग क्या करते हैं, धान की खेती स्टार्ट करते हैं, अभी मानसून आया तभी हम लोग क्या किए, धान की खेती स्टार्ट किए। तो भारतीय कृषि में इसकी एक बहुत अहम भूमिका है। उसके बाद देखिए मानसूनी वर्षा भारत के बड़े क्षेत्र पर होती है बच्चों, किधर है, तो ये आपकी विशेषता होगी मानसून की विशेषता। तो इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें एक कुछ 5-6 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रह गया है, ठीक है। अभी हमको थोड़ा क्या करना है, आज संडे है तो ऑफलाइन में भी टेस्ट लेना है और अभी क्यूज में भी जाना है, ठीक है। इस वजह से थोड़ा अभी मैंने आपको जल्दी जल्दी में वीडियो को प्रोवाइड करवाया, तो अगर आपने